हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं प्रिंसिपल एचएम एग्जाम, जिसकी वैकेंसी अभी आनी है। इसमें 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 11। 2 यूनिट कंप्लीट, उनकी क्लासेज हो चुकी है और उनका जो नोट्स हैं वो हमने सेंड कर दिए हैं सभी को। जो हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं, आप टेलीग्राम विजिट कर लीजिएगा, वहां पे भी है। और करंट अफेयर्स का स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन हमने जो करंट अफेयर्स के आपको नोट्स भेजे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने के, उसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का एक पार्ट है, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इसके अलावा पर्सन इन न्यूज और स्पोर्ट्स जो हमारे सिलेबस में है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट के नोट्स आपको भेज चुके हैं। यूनिट 11 और 12 के आपको नोट्स भेजे जा चुके हैं और अब यूनिट फर्स्ट में से करंट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की हमने वीडियो प्रोवाइड करवाया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स, इसका पहला पार्ट है, ये डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथी अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं, वो जैसे एक दिन बाद ही से क्या है, वो सुबह उठते ही 7-8 बजे से 6 बजे से मैसेज शुरू करते हैं कि मटेरियल भेजिए। हम उन साथियों को विनम्र निवेदन कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। हम पहले भी ये क्लियर हमने डिस्कस किया है कि वीक में 4 से 5 दिन क्लासेज होती है, डेली क्लासेज नहीं होती है। और उसकी वजह है, क्वांटिटी हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए हम 2 दिन कम से कम अच्छे से आपको जो बेस्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार कर सके, उसके लिए हम लेते हैं। और वो कंटिन्यू 2 दिन नहीं लेते हैं हम, जैसे 2 दिन में एक दिन रख लिया, फिर नेक्स्ट 2 दिन में एक दिन, इस तरीके से रखते हैं। कोशिश डेली भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि क्वालिटी डाउन हम नहीं करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि कम से कम जो हमारे 120 क्वेश्चन है, उसमें से मिनिमम 100+ हमारे यहाँ से आने चाहिए, जब जाके थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्योंकि हमने जो अभी तक प्रिपरेशन करवाई है, चाहे अभी रिसेंट का एग्जांपल दें, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हमारा टारगेट था कि 25+, कम से कम 30 में से 25+ हमारे यहाँ से आने चाहिए थे। एक शिफ्ट में हमारे यहाँ से 27 क्वेश्चन आए हैं, एक शिफ्ट में 21 क्वेश्चन भी आए हैं हमारे यहाँ से। और उसमें क्या है, वो 2023-24 के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, जबकि एग्जाम 2026 में आया था, इसीलिए। तो आपसे यही निवेदन था कि 4-5 दिन ही होता है, डेली नहीं होता है। जिस दिन क्लास होता है, हम ऑटोमेटिक उसका वीडियो टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं आपको, और उसका पीडीएफ हम क्या है कि क्लास के बाद में उसको फिर क्रॉस चेक करते हैं। जो नोट्स आपको भेजते हैं, हम उसको दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर से क्रॉस चेक करते हैं, फिर आपको इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच में हम मटेरियल सेंड करते हैं आपके ईमेल पे। तो इसीलिए ये प्रोसेस है, ताकि कहीं कोई गलती नहीं रहे, कोई गलत डेटा नहीं जाए। तो जैसे जैसे हम कंप्लीट होता है, वो आपको ऑटोमेटिक हम प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर भी किसी साथी को कोई इश्यू हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन साथियों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारी वेबसाइट है, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि एज ए डेमो हम हर यूनिट का एक एक वीडियो कम से कम एज ए डेमो प्रोवाइड करवाएंगे। लेट्स बिगिन। ये नेशनल करंट अफेयर्स है। आज का जो टॉपिक है, राष्ट्रीय परिदृश्य में है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध जनों के लिए सहायक उत्पादों हेतु नए मानक प्रकाशित किए हैं। अभी रिसेंटली 1 मई 2026 से 1 मई 2026 से भारतीय मानक ब्यूरो ने जो विकलांग व्यक्ति हैं, वृद्धजन हैं, इनके लिए सहायक उत्पादों के कुछ मानक प्रकाशित किए हैं। और ये 6 मानक प्रकाशित किए हैं। इससे क्या होगा कि जो एक सुगम्य भारत अभियान है, उसको मजबूती मिलेगी, और जो सहायक उत्पादों की सुरक्षा है, उनके जो परफॉर्मेंस है, ये भी सुनिश्चित हो पाएगी। अब इसमें जो 6 मानक हैं, वो 6 मानक कौन से हैं? कोहनी बैसाख, कोहनी बैसाख पहला मानक है, कोहनी बैसाख आईएएस। इसका नंबर है 18/5/58, पार्ट फर्स्ट। दूसरा जो मानक है, चलने वाली छड़ें, चलने वाली छड़ें हैं, ये है आईएस 5145,
3 या अधिक पैरों वाली छड़ें IS 18-5-58। और इसका पार्ट 4, आप ये नंबर याद नहीं रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, एग्जाम में ये पूछे जाने के न के बराबर चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक IS 19189 है, इंडियन स्टैंडर्ड, और ये ब्रेल का जो प्रयोग है, ब्रेल IS, ये 19190 है, 19190। और जो पोर्टेबल रैंप है, पोर्टेबल रैंप का है 19631। ये 6 नए मानक अभी प्रकाशित किए हैं, भारतीय मानक ब्यूरो है, इसने किए हैं। और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उससे संबंधित है। ये आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 1 मई 2026 को भारतीय मानक ब्यूरो ने जो विकलांग व्यक्ति हैं, वृद्धजन हैं, उनके लिए 6 नए मानक प्रकाशित किए हैं। और इसमें से भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ब्रेल का प्रयोग है 19190, पोर्टेबल रैंप है 19631, ये 2 याद रख सकते हैं। पद्म डोरी का वैश्विक लॉन्च। पद्मा डोरी क्या है? अभी रिसेंटली जो हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम है, हस्तशिल्प एंड हथकरघा विकास निगम, उसने औपचारिक रूप से इसका अनावरण किया है, पद्म डोरी का। अब ये एक इंटर कल्चरल स्टेप है, जो एक अंतर सांस्कृतिक पहल है, वस्त्र पहल है, कपड़ों से संबंधित पहल है। जो पूर्वोत्तर का राज्य है उसकी है ये एरी। पूर्वोत्तर के राज्य की क्या है? एरी है। पूर्वोत्तर के राज्य की है एरी। और मध्य प्रदेश की है चंदेरी। एरी और चंदेरी, इन परंपराओं को साथ में जोड़ने के लिए ये पद्म डोरी वैश्विक लॉन्च किया है। इसमें जो एरी है, ये एरी क्या है? एरी रेशम है। एरी रेशम ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया का काफी फेमस रेशम है, और इसको अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। अहिंसा रेशम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रेशम में कीड़ों को मारे बिना धागा निकाला जाता है। इस रेशम से जो धागा निकाला जाता है, कीड़ों को बिना मारे हुए धागा निकाला जाता है, इसलिए इसको अहिंसा रेशम या एरी रेशम कहा जाता है। दूसरा चंदेरी है। चंदेरी हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश का है, और इसको GI टैग भी मिला हुआ है। चंदेरी को मध्य प्रदेश का जो अशोकनगर है वहां का है, ये अशोकनगर जिले का चंदेरी। इन दोनों को, ये एक पहल है जो प्रधानमंत्री का एक भारत श्रेष्ठ भारत जो एक दृष्टिकोण है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये वस्त्र परंपराओं को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ने का एक एग्जाम्पल है। हमें क्या ध्यान रखना है? पद्म डोरी ध्यान रखना है। पद्म डोरी का संबंध एरी रेशम और चंदेरी बुनाई। एरी रेशम नॉर्थ ईस्ट का है, चंदेरी बुनाई मध्य प्रदेश की, ये ऐतिहासिक उत्कृष्ट बुनाई कला है। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने आंध्र विश्वविद्यालय में CART की एक खुली वेधशाला का उद्घाटन हुआ है। देखिए, ICT कंप्यूटर ये हमारे सिलेबस में भी है, और ये अभी रिसेंटली भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसने विशाखापट्टनम में, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में ये CART है। CART, अब ये CART क्या है? कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेस्ड। ये कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड है, इसकी एक वेधशाला का, ओपन वेधशाला का, ये ओपन वेधशाला है, इसका उद्घाटन किया है। और ये वेधशाला किसके पहल का हिस्सा है? जो हमारा अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसका है। अब इस वेधशाला में क्या होगा? कई जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, अत्याधुनिक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इम्पैक्ट डिस्ड्रोमीटर है, 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, या फिर कुछ जो कोवेरियंस टावर है, स्कैनिंग विंड लेडर है, या एक फेस अरे रेडर है, इस तरीके के स्पेक्ट्रोमीटर है, ये स्थापित किए गए हैं। और इस वेधशाला की स्थापना के साथ ही जो तटीय क्षेत्र है, इसमें मौसमी घटनाओं की अच्छे से निगरानी होगी, सटीक इसका
प्रिडिक्शन कर सकेंगे, ये डिपार्टमेंट पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, इसके लिए है ये। कहाँ पे? अभी हाल ही में भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने खुली वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब ये कहाँ पे लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने ये MLFF ये लॉन्च किया है। मल्टी लेन फ्री फ्लो, मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है कि टोल सिस्टम पे रुकना नहीं पड़े, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। गुजरात में लॉन्च किया है इसको अभी। और कहाँ से शुरू हुआ है? अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल सिस्टम कहाँ से लॉन्च किया है, तो पहला तो आपको स्टेट दिया हुआ है, वो तो गुजरात। और अगर गुजरात नहीं तो ये सूरत है, सूरत। और दूसरा भरूच, सूरत भरूच का जो खंड है उस पे 84 टोल प्लाजा है। कौन सा? 84, 84 टोल प्लाजा है। यहां से इसको शुरू किया गया है। और इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग जैसी जो हाई टेक्नोलॉजी उनका यूज किए बिना व्हीकल को रुकना नहीं पड़ेगा और एक निर्बाध टोल संग्रह की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर में 84 टोल प्लाजा से शुरू किया है। तो 84 टोल प्लाजा है सूरत भरूच खंड में, गुजरात। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम इसमें जो इसके अभी रिसेंटली जो केंद्रीय संचार मंत्री है उन्होंने इसका शुभारंभ किया है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का। ज्योतिरादित्य सिंधिया है अभी केंद्रीय संचार मंत्री। ये एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी तकनीक है, जिसे जो दूरसंचार विभाग है इसका CDOT द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो ये किसने विकसित किया है? जो दूरसंचार विभाग है उसका डिपार्टमेंट है CDOT, सी डॉट। इसका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और होम मिनिस्ट्री, इसके सहयोग से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दोनों की संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है, ताकि भारत की जो आपातकालीन संचार प्रणाली है उसको और मजबूत किया जा सके, सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सके। अब ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी आधारित एक ये क्या वार्निंग सिस्टम है, जो किसी भी निश्चित क्षेत्र के भीतर जो मोबाइल उपकरण है उनमें एक साथ टारगेट अलर्ट भेजता है। मौसम कार्य आपके मैसेज मोबाइल पे भी आते होंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है ये। तो ये आपके मोबाइल पे भी आते होंगे। ये निर्भर करता है नेटवर्क निर्भरता, नेटवर्क जाम होने पे भी ये फेल हो सकता है, सामान्य SMS। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट ये अप्रभावित रहता है नेटवर्क से, नेटवर्क पे डिपेंड नहीं करता है ये सेल ब्रॉडकास्ट। इसमें स्थान की बात करें तो ये बहुत सटीक, सिर्फ जो प्रभावित होगा अफेक्टेड एरिया वहीं पे अलर्ट भेजता है। चाहे कहीं भारी थंडर स्टॉर्म आना है, जबरदस्त बारिश आनी है, कोई इस तरीके की आंधी तूफान, तो ये पर्टिकुलर जो वहां पे प्रभावित क्षेत्र है वहीं पे SMS भेजता है मोबाइल पे, अलार्म जैसा बजता है। और ये बहुत तेजी से लाख सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ये ध्यान रखना है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। भारत में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इसमें जजेज की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें एक विधेयक आया है 2026 के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है अभी रिसेंटली ये। इसमें 34 से बढ़ के, पहले जो 34 थे इनसे बढ़ के और अब हो चुके हैं 38, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 34 से बढ़ के और अब ये हो गए हैं 38।
ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ये संख्या बढ़ाई गई है। आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 फर्स्ट, अनुच्छेद 124 फर्स्ट, इसमें कई सारी चीजों का प्रावधान है, जिसमें है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, और पार्लियामेंट के कानून के द्वारा अधिकतम संख्या निर्धारित न किए जाने तक इसमें 7 ही रहेंगे। जब शुरू किया गया था, जब ये था, फिर इसमें क्या हुआ, टाइम टाइम पे इसमें संख्या बढ़ाई गई है। 1956 में 1956 में इसमें 11 थे जजेज, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में 1960 में 14 कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर 1977 में 1977 में इसमें किए गए थे 18। फिर 1986 में इसमें 26 कर दिए गए, और उसके बाद में फिर इसमें 2008 में 2008 में इसमें 31 किए गए। फिर 2019 में 2019 में इसमें 34 किए गए, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी 2026 में 38 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें टाइम टाइम पे संख्या बढ़ाई गई है। अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 38 की गई है, और ये रिसेंटली 2026 में ही लाया गया है संशोधन। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026, ये यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारत अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की भारत कर रहा है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इसकी मेजबानी इंडिया कर रहा है। ये अभी रिसेंटली हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का अभी रिसेंट हुआ है, जून के फर्स्ट वीक में हुआ था ये। और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो सब्जेक्ट था, मेन विषय, कि जो बिग कैट्स हैं उनको बचाया जाए, मानवता को बचाया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जाए। और इसमें 7 प्रजातियां हैं बिग कैट की। इसमें टोटल 7 प्रजातियां हैं बिग कैट की। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनका संरक्षण के लिए है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें 7 हैं। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट, भारत में अभी रिसेंटली जो नीति आयोग है, इसने जारी की है ये रिपोर्ट, स्कूली शिक्षा प्रणाली पे रिपोर्ट। यहां से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, एजुकेशन से संबंधित है ये रिपोर्ट। ने भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा नाम से। तो ये रिपोर्ट का क्या नाम है, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली, गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा, इस टाइटल से रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में क्या है, पिछले 10 साल का, पिछले 10 साल का भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का जो गहन विश्लेषण किया गया है वो प्रस्तुत किया गया है इसमें। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रिपोर्ट की, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली में 14 लाख के 71,000 स्कूल हैं। अभी प्रेजेंट में कितने स्कूल हैं, 14,71,000, ये इतने स्कूल हैं, जिनमें 24,69,00,000 इसमें इससे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। इसमें देखें तो टोटल 13 रिकमेंडेशन की गई है इस रिपोर्ट में, 13 प्रमुख सिफारिशें की गई है, और इन सिफारिशों को ग्राउंड पे लागू करने के लिए उन्होंने 33 तरीके बताए हैं। जो कमेटी थी, नीति आयोग ने जारी किया है, नीति आयोग ने इसमें 13 प्रमुख सिफारिशें की है, और 33 इसमें विशिष्ट तरीके सुझाए गए हैं। अब सभी उपायों को 3 कैटेगरी में इसमें विभाजित किया गया है। जो टोटल इसमें उपाय बताए हैं उनको 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए किया गया है, एक मीडियम टेन्योर टर्म के लिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए। अल्पकालीन
मध्यम अवधि और दीर्घकालीन दृष्टिकोण, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्थानीय निकाय वगैरह, उनकी भूमिका और जवाबदेही को भी स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है। तो ये ध्यान रखना हमें। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पे रिपोर्ट किसने जारी किया अभी रिसेंटली? नीति आयोग ने। जननी प्लेटफॉर्म, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जननी प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय नवाचार एवं समावेशिता शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें ये लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जननी प्लेटफॉर्म। और इसमें क्या होगा कि जो जननी प्लेटफॉर्म है देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में ये योगदान देगा। ये एक्चुअली एक केंद्रित सेवा केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सर्विस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सेवा केंद्रित। इसमें जो प्रजनन आयु की महिलाओं के डिजिटल जो हेल्थ है उसके रिकॉर्ड की भी निगरानी रखना, उसका रखरखाव करना, और इसका उद्देश्य है मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू निगरानी सुनिश्चित की जाए। जननी प्लेटफॉर्म केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना का चौथे फेज का शुभारंभ किया गया है, फोर्थ फेज का शुभारंभ किया है। कौन से फेज का? चौथे फेज का शुभारंभ किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के चौथे फेज का शुभारंभ कहां से किया है? तो एक तो इसका जो शुभारंभ किया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, मध्य प्रदेश से किया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के चौथे फेज का शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया गया है। मध्य प्रदेश में जिला है सीहोर जिला, सीहोर जिला है, और इसमें जगह है भेरुंदा, भेरुंदा मध्य प्रदेश, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, भेरुंदा जगह है, वहां से इस चौथे फेज का शुभारंभ किया गया है। हमें इतना इसमें ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल पूरे हो रहे हैं, अटल जी के टाइम पे लाई गई थी ये। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क है, देश में कई जगह अलग अलग जगह पीएम मित्र पार्क बनाए हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? ये एक तो पीएम मित्र पार्क है, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है, पीएम मित्र पार्क। दूसरा, इसको मंजूरी दी गई थी 2023 में, जो कैबिनेट है उसने 2000 मार्च 2023 में इसको अप्रूव किया था। पार्कों की संख्या है टोटल 7 है, 7 पार्कों की संख्या है अभी। और वो कहाँ पे है? तेलंगाना में, इसके अलावा तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अपने महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये 7 हैं जहां पीएम मित्र पार्क अभी हैं। पीएम मित्र होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल पार्क। पीएम मित्र पार्क का क्या है फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल पार्क। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने तेलंगाना में, तेलंगाना के वारंगल में, तेलंगाना के वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है अभी रिसेंटली मई 2026 में, इसीलिए ये चर्चा में है। हमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? एक तो अभी हाल ही में कहा किया है? वारंगल में किया है, तेलंगाना में। और टोटल कितने हैं? 7। और ये 7 जो राज्य हैं इनके नाम हमें ध्यान रखने होंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव, ये चर्चा में इसलिए 75 ईयर पूरे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर की जो पुनर्स्थापना है उसके 75 साल पूरे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित किया गया था 11 मई को।
11 मई 1951 को। इस पे काफी लेटरबाजी हुई थी उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी, लेकिन इसका उद्घाटन किया था जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उन्होंने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था और अभी 75 साल पूरे हुए हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए ये चर्चा में है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। भारत की पहली सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। तो सीसीयूएस क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। सीसीयूएस क्या है, ये हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। ये कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला है। फील्ड प्रयोगशाला सुविधा का ये उद्घाटन हुआ है अभी रिसेंटली। जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में भारत इनोवेट्स 2026 के अंतर्गत भारत की ये पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला सुविधा का उद्घाटन किया है। इसको डेवलप किसने किया है? एक तो विकास आईआईटी बॉम्बे के जो पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, और जो डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, उसके संयोजक थे अभी प्रेजेंट में प्रोफेसर विक्रम विशाल हैं, उनके नेतृत्व में किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो सीसीयू यूएस की फुल फॉर्म, दूसरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बॉम्बे का जो डिपार्टमेंट है कौन सा, पृथ्वी साइंस, जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, आईआईटी बॉम्बे में भी अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्लस जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, और इसके संयोजक है अभी प्रेजेंट में प्रोफेसर विक्रम विशाल। इनके नेतृत्व में यह तैयार किया गया है। जो बेसाल्ट, जो स्ट्रक्चर है, बेसाल्ट संरचनाएं, इनमें कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन को भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे जीसीएस कहा जाता है, उसके साथ इंटीग्रेट करेगी। सेहत मिशन लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेहत मिशन लॉन्च किया है, और यह मिशन आईसीएआर, आईसीएआर प्लस आईसीएमआर, इनकी साझेदारी से यह लॉन्च किया गया है। आईसीएआर होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और आईसीएमआर है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इनकी साझेदारी से हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म, हेल्दी इंडिया, इस मिशन से ये सेहत मिशन लॉन्च किया गया है। और सेहत की फुल फॉर्म क्या है? सेहत मिशन में सेहत की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें ध्यान रखना है, सेहत का फुल फॉर्म साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। युवा संगम का छठे चरण का शुभारंभ हुआ है अभी रिसेंटली। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम का जो 6th फेज है, छठा फेज, इसको शुरू किया है। ये देश में, आप जानते हैं कि युवाओं के बीच में संवाद हो, नेशनल इंटीग्रिटी को ध्यान में रख के, कल्चरल एक डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इसके प्रोत्साहित करने के लिए, एकीकरण के लिए ये इसका आयोजन हो रहा है छठे फेज का। अभी प्रेजेंट में पूरे देश में लगभग 22 जोड़ी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें हो रहा है, मेजबान स्थल है टोटल 22 अभी। ये शुरू किया गया था 2023 में, युवा संगम शुरू किया था 2023 में, और इसमें 18 से 30 साल के जो युवा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत सरकार ने शुरू किया है कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम। कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने के उद्देश्य से, कृषि विकास के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतरराष्ट्रीय
कृषि विकास कोष के साथ कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का ये शुभारंभ किया गया है। और ये प्रोग्राम का जो टेन्योर रखा था, ये रखा है 8 साल की अवधि रखी है इसमें, 8 वर्ष की अवधि रखी है इसमें। जो एक मिशन है विकसित भारत एट 2047, उसके तहत देश भर में जो ग्रामीण आय में वृद्धि हो, संकट का मजबूती से सामना हो, एक परमानेंट आजीविका के अवसर हो, उसके लिए ये शुरू किया गया है। IFAD के साथ मिलके अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ शुरू किया है ये। लीड्स रिपोर्ट 2025 का विमोचन, अभी ये रिपोर्ट आई है, लीड्स रिपोर्ट 2025। लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। और ये जो 25 की रिपोर्ट आई है, ये 7वां एडिशन है, इसकी 7वीं रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो राज्य हैं, इनमें जो रसद होती है, रसद प्रदर्शन का मूल्यांकन और उसके मानकीकरण के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें 4 लेवल पे फ्रेमवर्क है जिनमें राज्यों की स्थिति देखी जाती है। एक तो वो राज्य जो मिसाल है, एक वो राज्य है जो मिसाल है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कोस्टल राज्य की बात करें, सबसे मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस को तटीय राज्यों में तमिलनाडु, या जो भूमि से घिरे हुए राज्य है उनमें उत्तर प्रदेश है टॉप मिसाल के तौर पे रसद के मामले में। या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के हैं तो मिजोरम है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है। हाई परफॉर्मेंस वाले राज्यों की बात इसमें है, या फिर जो त्वरक राज्य हैं उनकी बात है, या जो प्रगति खोजने वाले राज्य हैं उनकी भी इसमें रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखना है, जो मिसाल है वो हमें जरूर पढ़ना होगा, वो पूछा जा सकता है। देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका, देश में पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है अब सिक्किम को। सिक्किम अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने ये इसको घोषित किया है, गंगटोक में सिक्किम में देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका। अब सिक्किम में जितने भी ये न्यायालय हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम होंगे, कागजी कार्रवाई खत्म हो गई है। तो ध्यान रखना है, पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका सिक्किम। 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है अभी हाल ही में। लोकसभा अध्यक्ष ने 4 जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है इनका पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन जो एक तो प्राक्कलन समिति है, कौन सी? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के सांसद हैं वो अध्यक्ष हैं। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस समिति का अध्यक्ष अभी कौन है, तो प्राक्कलन समिति है, डॉक्टर संजय जायसवाल है। लोक उपक्रम समिति है, उसके बैजयंती पांडा है, वो भी जो बीजेपी के लोकसभा मेंबर है, सांसद है। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं वो ऑपोजिशन के होते हैं। अभी इसमें कांग्रेस के हैं प्रेजेंट में, केसी वेणुगोपाल हैं लोक लेखा समिति के। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित सूचित जनजाति कल्याण समिति है, इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो भाजपा सांसद हैं। तो ये 4 है, इनके अध्यक्ष हमें ध्यान में रखने होंगे। यहां से पूछ लिया जाता है, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था इस तरीके की एक कमेटी का। एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। दरबार मूव परंपरा फिर से शुरू हो चुकी है अभी रिसेंटली। ये 150 साल पुरानी परंपरा थी जो वापस शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर में। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सचिवालय और जो सरकारी कार्यालय जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो जाते हैं और 6 महीने काम करते हैं जम्मू से श्रीनगर। और जो ये परंपरा है दरबार परंपरा, इसके अकॉर्डिंग गर्मी में श्रीनगर में और ठंड में जम्मू में। गर्मी में श्रीनगर, ये समर टाइम में। और जो विंटर सेशन है सर्दी का, उसमें 6 महीने ये जम्मू से।
ये ध्यान में रखना है। ये परंपरा कब शुरू हुई थी? 1872 में शुरू हुई थी ये परंपरा, और बंद की गई थी इसको 2021 में। बॉर्डर क्रॉसिंग और आधुनिक लैब बना रहा है भारत। ये अफगानिस्तान में बनाए जा रहे हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक एमओयू, ये समझौता हुआ है 46 मिलियन डॉलर का। 46 मिलियन डॉलर का ये आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता हुआ है। इसमें भारत की जो कंपनी है टीसीआरपी और अफगानिस्तान नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसके बीच में ये एमओयू हुआ है। भारत यहाँ पे क्रॉस बॉर्डिंग और बॉर्डर और आधुनिक कई लैब्स बनाएगा अफगानिस्तान में। आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है बीसीसीआई। ये रिसेंटली जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, उसने कहा है कि जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है। सीआईसी ने कहा है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने, कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई दाखिल करके बीसीसीआई से कोई सूचना नहीं मांग सकता। अब केंद्रीय सूचना आयोग के अकॉर्डिंग बीसीसीआई है, ये न तो सरकार का इसका स्वामित्व है, न ही सरकार द्वारा इस पे कंट्रोल होता है, न ही सरकार की ओर से इसको कोई फंड मिलता है, और इन सभी कारणों से बीसीसीआई पे आरटीआई लागू नहीं होता है। बीसीसीआई एक निजी स्वायत्त संस्था है, जो किसके तहत रजिस्टर है? बीसीसीआई रजिस्टर है तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलनाडु सोसाइटी तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है। तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण है बीसीसीआई। अब इस निर्णय के तहत केंद्रीय सूचना आयोग ने बीसीसीआई को लेकर अपना जो 2018 का फैसला था उसको बदल दिया है। भारत सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। बॉर्डर एरियाज में काफी तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और ये एक सच्चाई है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने अवैध जो आप्रवासन हो या जो किसी और वजह से, तो ये जो जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, इसमें अध्ययन करने के लिए और इसे निपटने के लिए सुझाव देने के लिए कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी का गठन किया जाएगा। इसका जो रेड लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 2025 का जो लाल किले से कहा था, उसमें घोषणा की थी। उसके बाद 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, और अब ये गठित की जा रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें अध्यक्ष कौन है? जो ये हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, और ये रिटायर्ड है। ये अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। इसमें और भी मेंबर हैं, जिनमें एक सेंसस कमिश्नर है, जनगणना आयुक्त, और 3 और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। और वो 3 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ कौन है? श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा जी है। इसके अलावा श्री बालाजी श्रीवास्तव है, डॉक्टर शमिका रवि है। ये 3 इसमें विशेषज्ञ हैं, और एक मेंबर है जनगणना आयुक्त। समिति के जो सदस्य सचिव है, वो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के होंगे सदस्य सचिव, और 1 साल के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी सीधे गृह मंत्रालय को। हमें ये ध्यान रखना है, इस कमेटी के स्पेशली अध्यक्ष, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। साथियों, ये था, और इसका आपको ऑलरेडी भेजा जा चुका है। जिन हमारे शिक्षक साथियों ने ज्वाइन कर रखा है कोर्स, इसके नोट्स आपको भेज दिए गए हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर ये यूट्यूब पे अगर एज ए डेमो हमने इसको अपलोड किया, तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करने का। कोर्स में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के यूनिट वाइज नोट्स, वीडियोज, क्लासेज, ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और कुछ साथी हैं जो
उनको लगता है कि वो पार्ट 3 का ही करवाएंगे हम। ऐसा नहीं है। जो टोटल यूनिट है, पूरा कंप्लीट सिलेबस जब हम कहते हैं तो कंप्लीट सिलेबस का मतलब जो हमारा इस एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। सफिशिएंट इस पे प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हमने जैसे यूनिट 12 पे एक प्रैक्टिस टेस्ट कर लिया है अभी हमने, तो आगे अब उस यूनिट पे प्रैक्टिस टेस्ट नहीं होगा। एक यूनिट पे आपको कम से कम 3 4 4 5 प्रैक्टिस टेस्ट देखने को मिलेंगे, और फिर जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें भी पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। हमने आपको हमारा टारगेट है कि कम से कम मिनिमम है 100+ क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे यहाँ से आने चाहिए। ये हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं, मिनिमम 100+। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी हो तो आपके पास नंबर है। नमस्कार।